नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। खास बात यह है कि राज्य में 2025 की शुरुआत होते ही चुनाव भी साथ में है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐलान हो जाए। मसला में सवाल ये कि हरियाणा में निकाय चुनाव में समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं और सवाल ये भी कि निकाय चुनाव किसके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और सवाल ये भी आज मसला में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है इस बार की अग्नि परीक्षा में कौन जो है अव्वल रहने वाला है। तो निकाय चुनाव में क्या कुछ समीकरण है, ये इसको लेकर चर्चा करेंगे। आज जो है हमारे साथ जो है आपसे कुछ देर में जो है पैनल जुड़ेगा और पैनल से जो है जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां हरियाणा प्रदेश में बनी हुई हैं और निकाय चुनाव का बिगुल जो है अब से कुछ दिन बाद जो है बच जाएगा। और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर कयास लगातार बने हुए हैं और सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी पुरजोर ताकत झोंकते हुए, और जिस तरीके से कांग्रेस का रुख रहा है, कांग्रेस ने लगातार जो है सिंबल पर लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रही साफ तौर पर। और समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं और निकाय चुनाव की अग्नि परीक्षा में कौन बाजी मारेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल, इनको समझने की कोशिश करेंगे। क्या निकाय चुनाव पर विधानसभा के नतीजों का भी असर देखने को मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आप सभी से करा देता हूं। हमारे साथ जो है सुनील फोगाट, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सिहाग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सुमित हिंदुस्तानी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी मसला के अंदर। सर सबसे पहले शुरुआत जो है मसला में निकाय चुनाव को लेकर, सुनील जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि जो प्रदेश के भीतर जो स्थिति बनी हुई है चुनावों को लेकर किस तरीके की है। और जिस तरीके से आप लगातार कहते हैं, मैं आए दिन जो है चर्चा करता हूं तो कहीं ना कहीं यही सुनने को मिलता है कि आपकी पार्टी जो है 24/7 जो है आप एक्टिव मोड में रहते हैं और चुनावी मोड में रहते हैं। किस तरीके से आपको लग रहा है और इस बार की जो चुनौती है वो कौन सी आपके सामने? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और कुछ राजनीतिक विरोधी तो हमारे हालांकि वो कैमरा पे तो नहीं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मशीन है। और उसी का परिणाम है गौरव जी की हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया। उसके बावजूद हमारा संगठन या पार्टी खाली नहीं बैठे, सरकार अपना काम लगी हुई है। लेकिन जैसे ही तीसरी बार सरकार बनी, हमारी पार्टी अपना नया संगठन, नए कार्यकर्ता जोड़ने के लिए हमारा संगठन सक्रिय हो गया और उसी का परिणाम है कि 42 लाख से ज्यादा सदस्य अभी तक हम नए जोड़ चुके हैं हमारी पार्टी के साथ। चुनाव से लेकर के अभी तक लगभग 3.25 महीने का समय हुआ है चुनाव हुए विधानसभा के। उसके बाद से अब तक हम 42 लाख से ज्यादा सदस्य अभी तक जोड़ चुके हैं। और जब तक 5 जनवरी तक जैसे हमारे बूथ के और मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा, वो सभी बन जाएंगे। 12 जनवरी तक हमारे जिला के अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और संगठन सारा फरवरी तक आते आते हमारा पूरा बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक का संगठन हमारा सारा बनके तैयार होगा। 50 लाख नए सदस्य पार्टी अपने साथ जोड़ चुकी होगी
और उसी का परिणाम है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और कोई चुनाव हमारे लिए छोटा नहीं है। प्रत्येक चुनाव हमारे लिए जी जान से मेहनत करने का एक लक्ष्य लेके आता है और हमारे सारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक संगठन का पदाधिकारी उस चीज पे अपनी पूरी जी जान से अपने जुट जाता है और उसी का परिणाम है कि पार्टी ने हरियाणा में भी चुनाव के लिए पर्यवेक्षक लगा दिए हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी रैलियां और अपने दौरे शुरू कर चुके हैं, जहां जहां निकायों में चुनाव होने हैं, जो हमने कार्य पहले किए हैं या जो आगे वहां पे होने प्रस्तावित है, वो सारी तैयारियां हमने संगठन के स्तर पे अपने शुरू कर दी हैं। हमारे यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कब चुनाव आएगा उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। ये तय बात है गौरव जी की जनवरी के आखिर में या फरवरी में चुनाव होना निश्चित है। तो उसी को देख करके हमारी पार्टी लगातार इस काम के लिए लगी हुई है और मैं तो हमारे विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है चुनाव की, क्योंकि हम लगातार सक्रिय हैं। हम तो खाली बैठे ही नहीं, लोकसभा का चुनाव हुआ, हम विधानसभा के लिए सक्रिय हो गए, विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ, हम नगर निकाय के चुनाव के लिए सक्रिय हो गए, अपना संगठन नया बना लिया। नए साल में हमारा पूरा संगठन नया होगा। अब हमारे विपक्ष के साथी हैं वो अपना जाने, आप उनसे पूछेंगे वो बताएंगे। मुझे नहीं लगता उनके पास कुछ कहने को होगा। मैं तो पहले ही कहता हूं आपको, आप उनके बारे में भी पूछिएगा, उनकी तैयारी के बारे में पूछिएगा, वो दो लाइनों से ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। घूम फिर के फिर भाजपा के ऊपर आ जाएंगे, चुनाव आयोग के ऊपर आ जाएंगे, ईवीएम के ऊपर आ जाएंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्येक चुनाव जी जान से लड़ने का चुनाव होता है और हमारा कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी सदैव इस चीज के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, योगेश जी भी से जान लेते हैं। योगेश जी, जिस तरीके से जो है सुनील जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो देखिए एक्टिव मोड में लगातार ऑन रहती है, एक के बाद एक जो टास्क होते हैं उनको जो है पूरा किया जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे नए संगठन को में जोड़ने का काम भी किया है और संगठन में यहाँ पर मजबूत करने के लिए लोगों को जो है वहां पर सदस्यता भी दिलाई गई। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है योगेश जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके पास संगठन भी कमजोर और कहने के लिए भी कुछ नहीं। योगेश, चुनावी मोड की बात है, तो मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हम भी हर जो सही बात का हमें समर्थन भी करना चाहिए। ये हर समय बिल्कुल इलेक्शन मोड में रहते हैं। आप आज भी देखिए, जो इनके माननीय मुख्यमंत्री है और मंत्री है, आप उनके किसी की भी स्टेटमेंट देखना जो इनके मीडिया में बयान आते हैं, हर समय इन्हें कांग्रेस की एक चुनौती नजर आती है, उनका एक फोबिया नजर आता है। उनके हर बयान में कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि देखिए, हर समय इलेक्शन मोड कोई समाधान नहीं है। जो आपने जनता से वादे किए हैं, जो चुनौतियां हैं, उस पर काम करना, मैं समझता हूं कि जो प्रदेश में आप पर जैसे भी हो, चाहे आप पे जोड़ तोड़ से जो विश्वास जनता ने किया है, उन वादों को आपको पूरा करने के लिए अपना समय लगाना चाहिए, ना कि हर समय इलेक्शन मोड में रहना चाहिए। और जहां तक देखिए निकाय चुनाव की बात है गौरव जी, अब निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। निगम का चुनाव हमारा पार्टी का तय हुआ है, हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और नगर परिषद और पालिका का अभी हमारा डिसाइड करना है कि सिंबल पे लड़ते हैं या नहीं लड़ते। उसके साथ साथ हमारा मुख्य मुद्दा होगा इन चुनावों में नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी का भ्रष्टाचार, जो यासी कंपनी का, जो गुजरात की कंपनी को अरबों रुपए का जो ठेका दिया और वो पैसे भी हरियाणा की जनता की, आम जनता की जो टैक्स की मनी का पैसा लेकर वो भाग गई और उसको पूरी पेमेंट भी सरकार ने कर दी, उसकी ना ही इन्होंने जांच करवाई। तो ये मुद्दे जो है हमारे मुख्यतः जो नगर निगम से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार है, जो नगर निगम में जो व्यक्ति एक बार चला गया कहीं भी, वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाता नगर निगम में जाने की, क्योंकि वहां हर खिड़की पे इतना भारी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में इन लोगों की ऊपर से नीचे तक इनका कमीशन जाता है। इसीलिए ये हर चुनाव में इनका एक पार्टी का बजट निर्धारित होता है।
अब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका बजट आता है प्रॉपर कैसे वोटों को मैनेज करना है वो करना। देखिए कांग्रेस पार्टी इस तरह जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती। हम जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके जाएंगे, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, जो नगर निगम का पिछले 5 साल का जो भ्रष्टाचार था, यासी कंपनी ने पूरे हरियाणा में जो भ्रष्टाचार किया और गुजरात की कंपनी थी उसको उस दबाव में पेमेंट की गई, मोदी जी और अमित शाह जी तक का दबाव था उसके ऊपर। तो उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निकाय के चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, मैं समझता हूं। और जनता भी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि जनता भी बिल्कुल विश्वास जताएगी। और हम, क्योंकि देखिए ये डबल इंजन की सरकार तो देख ली, डबल इंजन के होते हुए अब ये ट्रिपल की बात करते हैं, तो ये आप देखिए कि इनका जनता का मैं समझता हूं 3 महीने का एक इनिशियल टाइम पीरियड होता है। और फिर भी हम तो क्या समझते हैं कि सरकार को अपने जो किए वादे पूरे करने चाहिए, युवाओं को रोजगार दे, भ्रष्टाचार समाप्त करे। आप कल भी देखे इनके जो मंत्री हैं कृष्ण लाल पंवार जी, उन्होंने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया है, लेकिन सस्पेंड कर दिया, उसकी जांच नहीं होती। और आपने देखा होगा हमारे विधायक थे सुरेंद्र पवार जी, पूर्व विधायक हैं अब, उनको किस तरह से ईडी ने परेशान किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि आपकी कार्रवाई, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई ईडी की और ये जो सीबीआई जो तोते हैं भाजपा के, ये बंद होनी चाहिए। आज से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे उनकी जो याचिका थी ईडी की, उन्होंने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो डिसमिस की है और इस तल्ख टिप्पणी के साथ। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी, इनका बिल्कुल इंटरनल चुनाव चल रहा है। हम भी उम्मीद करते हैं देश को एक अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले जो मोदी जी और अमित शाह जी की जो चुंगल से बाहर निकल सके, इनका डम्मी इस बार ना हो। पूरा देश भी ये चाहता है कि मोदी और अमित शाह का डम्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को ना मिले। जी गौरव जी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा और सवालों को लेकर सुमित जी को भी इस डिबेट में शामिल कर देते हैं। सुमित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने दोनों प्रवक्ताओं के साथ दोनों पार्टी के प्रवक्ता कह कि हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हमारा संगठन भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में आपका किस तरीके से जो है संगठन दिखाई दे रहा है, आपकी क्या तैयारियां, चूंकि 2 दिग्गज जो है सामने आपके, और ऐसे में जो है इनको किस तरीके से जो है कौन सी पार्टी को आप जो है अपना चुनौतीपूर्ण जो है मानते हैं? प्रवक्ताओं को जाहिर सी बात है, आने वाले समय में अब हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटी सरकार बनने जा रही है। नगर निगम के, नगर निकाय के, नगर परिषदों के चुनाव बिल्कुल तैयारी पर होने जा रहे हैं। साथी प्रवक्ताओं की बात को सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी की भी बात को सुना, कांग्रेस की बात को भी सुना। सभी राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं का ये अपना कहना है कि वो तैयार है, वो तैयार है, हम ये। लेकिन गौरव जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सत्ता दल के पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, नगर निकाय चुनाव को लेकर आप लोगों का नैरेटिव क्या है? आप लोग क्या चीज लेकर नगर निकाय के चुनाव में लेकर आने जा रहे हैं? सभी राजनीतिक दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं। गौरव जी, आम आदमी पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हाल ही में 2023 के अंदर जब नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, हरियाणा के अंदर जिला कुरुक्षेत्र के अंदर हमने 2 नगर पालिकाओं को एक तरीके से जीतने का काम करा। नई नवेली नगर पालिका बनी इस्माइलाबाद, जिसमें आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला। पेवा के अंदर हमें जालसाजी करके उस समय के मंत्री की तानाशाही की वजह से हमारे 55 वोट को घटाकर हमसे वहां से वो पद छीन लिया गया। और भी नगर पालिकाओं के अंदर हम लोग महज चंद वोटों से हारे। छोटी वोट जब डलती है, छोटी सरकार के लिए वोट जब डलती है, तो लोग ये देखते हैं कि सत्ता पक्ष ने नगर के अंदर जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं उसके अंदर ये लोग किस तरह का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी विनम्रता पूर्वक जब उनकी बारी है, वो एक चीज जरूर बताए कि भाजपा नगर निकाय के चुनाव में क्या पिछले 10 वर्षों में उन्होंने नगर पालिकाओं के लिए, नगर निगम के लिए, नगर परिषद के लिए क्या क्या आपने काम करा, कितना कितना बजट अलॉट किया, और आपको उन नगर पालिकाओं ने, नगर परिषदों ने आपकी सरकार में कितना पैसा दिया, ये सारा लेखा जोखा आप अपने बारे में लेकर आइएगा। मैं बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से राज में है। ये लोग एक टैक्स लेकर आए गौरव जी, उसका नाम रखा उन्होंने गार्बेज टैक्स। मतलब आपके घरों से कूड़ा उठाया जाएगा
और बदले में आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर ये एक नई चीज लेकर आए, पीपीपी, जो प्रॉपर्टी टैक्स। इन लोगों ने प्रॉपर्टी आइडिया बनाने की लोग बात लेकर आ गए। गुजरात की एक कंपनी को हायर किया जाता है, क्योंकि हरियाणा सरकार पिछले 10 साल से गुजरात के लोगों की कठपुतली बनकर काम कर रही है, और उसी प्रकार से अब जो इनको तीसरा टर्म मिला है, ये भी देख लेना, गुजरात के लोग ही हरियाणा सरकार को बताएंगे। पहले खट्टर साहब को बताते थे, अब नायब सैनी जी को बताया करेंगे भी कैसे करना है, क्या करना है। वहीं से कंपनियां अलॉट होती हैं, वो हमारे हरियाणा का पैमाना तय करती है, किसकी प्रॉपर्टी को कितना दिखाना है, किसकी प्रॉपर्टी को कितना नहीं दिखाना है। जो लोग हरियाणा में रह ही नहीं, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करने वाले गुजरातियों को लाकर अपने घरों की पैमाइश करवाते हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात है गौरव जी, मैं आपको बताता हूँ, एक घर के बाहर लिखा है शांति कुंज, तो शांति देवी के नाम से उसके घर की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। किसी का मकान 210 गज का है, एक आगे का गेट लगता है, पीछे का गेट लगता है, उसको 100 गज के 2 मकान दिखा दिए गए, और भैया तू लाइन में लग गया अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा। वो बेचारा नगर परिषद के अपने कम्युनिटी सेंटर में जाता है, सरेआम उससे रिश्वत मांगी जाती है, सरेआम उससे धोखाधड़ी के केस पे लगा दिए जाते हैं, सरेआम उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। और यही नहीं, एक और चीज ये लेकर आए, अभी जब नई नवेली सरकार बनी, नए नवेले हमारे यूएलबी मिनिस्टर बने विपुल गोयल जी, उन्होंने कहा कि हम लोग हर गांव में, हर वार्ड में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी नायब सरकार को बने हुए कई दिन हो गए हैं, मुझे एक ऐसा समाधान केंद्र बता दीजिए हरियाणा के अंदर जो आपने नगर परिषद या नगर निगम के अंदर आपने एक लगाया हो। घोषणा करने से, भाषण देने से, टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी पटकथाएं पढ़ने से कोई भी चीज आपकी धरातल पे नहीं आती है। हम ये जिम्मेदारी से कहते हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार अगर आम आदमी पार्टी को एक छोटी सरकार के लिए चुनेगी, हम जिम्मेदारी से कहते हैं आपको एनडीसी के नाम के इस कलंक से इसको मुक्त किया जाएगा, गार्बेज टैक्स के नाम से इस कलंक को मुक्त किया जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी आईडी का जो ये बिल्कुल सरेआम लूट खसोट ये गिरोह बिठा रखा है, इसको समाप्त करने का काम हम लोग करेंगे। ये लोग कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, ये कैसा डिजिटल इंडिया है गौरव जी? एक आदमी अपने मकान की कागज लेकर जाता है, उसको बोल दिया जाता है आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, और उसको बोल दिया जाता है आज साइट नहीं चल रही है, आज आप कल आइएगा, परसों आइएगा। एक आदमी हर आदमी नौकरी छोड़कर, अपनी दिहाड़ी छोड़कर इनके दफ्तरों में धक्के खाता है, आर्थिक मंदी से वो निकलता है। इनका क्या जाता है, टीवी पे बैठकर कुछ भी कह देने से भारतीय जनता पार्टी अपना जो सच्चा चेहरा है वो नहीं छुपा सकती। और नगर निकाय चुनाव का तो मेरे को याद आता है, चंडीगढ़ के अंदर इस प्रकार से वोट चोरी करके इन लोगों ने अपना मेयर बनाने की कोशिश करी। हम सलाम करते हैं हमारी न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग सैल्यूट करते हैं, जिनकी वजह से चंडीगढ़ के लोगों को चंडीगढ़ के द्वारा चुना हुआ मेयर उनको मिला, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो चोरी से अपना मेयर बनाने का काम किया। चलिए ठीक है, सुनील जी जो है तमाम सारे जो है सवालों के जवाब सुनील जी ही दे सकते हैं। इसमें जो है सुनील जी से आपने जो है सवाल भी किए। सुनील जी आप सुन रहे होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारी योजनाएं आपको गिनवाई नगर निगम के लिहाज से, और सवाल ये भी कि नैरेटिव क्या है और आपका, और जिस तरीके से आप जो है देखिए कांग्रेस, योगेश जी से कहा आपने कि इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने भी सवाल आप पर दाग दिए और सुमित जी ने भी। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो है तीसरी सरकार यानी कि जो छोटी सरकार और तीसरा इंजन आसानी से जो है आप गाड़ी में जोड़ पाएंगे? गौरव जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीसरा इंजन, जो ट्रिपल इंजन की बात अभी चल रही है, वो ट्रिपल इंजन तो जनता ने पहले ही मन बना रखा है। देखिए भगवान, कहावत है भगवान भी उसका साथ देते हैं जो खुद मेहनत करता है। तो मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका कार्यकर्ता कर रहा है, जो जमीनी स्तर तक अपनी सरकार की योजनाओं को लेके जा रहा है, अपने संगठन को खड़ा कर रहा है। और मैंने तो पहले ही कहा था गौरव जी कि मेरे दोनों साथियों के पास अपनी पार्टी के संगठन के बारे में, नीतियों के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और आप रिपीट कर लीजिए, अगर ये दो सबसे ज्यादा अपनी पार्टी या संगठन के बारे में बोल पाए हो कि इनका क्या विजन है और क्या ये करने वाले हैं, क्या इनका संगठन कर रहा है, क्या चुनाव की तैयारी है, मैं बताता हूं इनकी क्या तैयारी है। इनकी तैयारी है कि जैसे ही चुनाव हारे तो उसके बाद किसके ऊपर इसका ठीकरा फोड़ना है, ईवीएम के ऊपर फोड़ना है, चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ना है,
या फिर ये कहेंगे कि इनकी सरकार थी तो ये इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया। इस बारे में इन लोगों की अभी से चर्चा चल रही है। ये चर्चा नहीं चल रही कि हमें अपना संगठन बनाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को आगे लेके आना चाहिए, अपना अहंकार छोड़ के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ तो आप देखिए एक सीनियर नेता इनका प्रभारियों की लिस्ट जारी करता है और दूसरे इनके जो प्रदेश के प्रभारी वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं अगले ही दिन। आप ये प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का इनका तालमेल है, आप ये देखिए। और जो मेरे साथी कह रहे थे कि ये सरकार तोड़ लेते हैं, ये इन्होंने हमने निगम में या पालिका में बनाई तो इन्होंने तोड़ ली। अरे भाई, न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं और सारे मीडिया चैनलों में ये बात कॉमन है कि आपका एक नेता विपक्ष जब आप नहीं तय कर पा रहे हैं तो कितने बिल्कुल सरेआम लिखा हुआ है और सरेआम मंचों से कांग्रेस के विधायक खुले मन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे रहे या इनके साथ लगे रहे तो कुछ काम नहीं होने वाला, जनता की भलाई नहीं होगी। इसलिए उन्होंने इस संगठन से उम्मीद छोड़ करके सरकार की तरफ देखना शुरू कर दिया। सॉरी। और जो ये हमारे साथी है कि भाई आप अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जब तक नहीं संभालेंगे, जनता का तो उनके ऊपर प्रेशर है ना। सर, आप उनका संगठन जो है मजबूत कराने की कवायद में लगे हुए हैं, आप उनके संगठन को जोड़ने की बात कर रहे हैं और संगठन में वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। योगेश जी कहेंगे कि मेरे संगठन में आप जो है दखल दे रहे हैं। आप अपने संगठन की बताएं, आपने मजबूत कर लिया, लेकिन जो समस्याएं लोगों की, जो स्थानीय समस्याएं होती हैं निकाय चुनाव में, दरअसल जो लोग मूलभूत सुविधाओं से जो जूझ रहे होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको लेकर आप जाएंगे बीच में, तो उस पर आप जो है बोलिए। और सुमित जी ने जो सवाल किया नैरेटिव वाला, वो भी थोड़ा सा जो है उस पर भी प्रकाश डालें। सुमित जी, ये कह रहा हूं कि जो ये हमारे विपक्ष के साथी हैं, हाँ, क्या ये पहली बार ये पीपीपी के और ये जो भी ये बातें कह रहे हैं, ये पहली बार ये मुद्दे उठा रहे हैं क्या? लोकसभा चुनाव में भी यही मुद्दे थे इनके, विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दे थे इनके। कहाँ है विपक्ष हमारा? जनता ने क्या जवाब? यही तो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वही लोग अब है जो नगर निकाय में चुनाव देंगे। तो ये इनका ये बस एक कमियां ढूंढना दूसरी पार्टी के अंदर, ये नकारात्मक राजनीति जो इन्होंने शुरू की है, तो उसका समय चला गया। आप गौरव जी, ये नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, आपने क्या करने की ठानी। ये उसी, अब देखिए जिस रास्ते पे आप चलेंगे फिर वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। लोकसभा में भी यही मुद्दे थे, विधानसभा में यही मुद्दे थे, यही इनकी भाषा शैली थी, तो अब भी चुनाव का रिजल्ट वही आएगा जो पीछे आया है। फिर ये भारतीय जनता पार्टी को दोष देंगे, जो मैंने पहले ही बताया है। चुनाव के बाद भी हम साथ में बैठेंगे, मैं बताऊंगा कि इन लोगों ने यही सब दोहराएंगे। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ईवीएम का दुरुपयोग किया, इन्होंने खरीद फरोख्त की। अरे भाई, जब आप अपने संगठन को नहीं बना सकते, नेताओं को नहीं संभाल के रख सकते, तो उन्होंने तो जनता के काम करवाने हैं ना। और नैरेटिव की बात देखिए, आपने गौरव जी कहा, नैरेटिव हमारा सीधा सा है कि हम जनता के काम करवाएंगे, विकास के काम करवाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी और देती भी आई है। 2,80,00,000 देवतुल्य जनता ने जब हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विकास करवा सकती है, सही मायने हरियाणा को आगे लेके जा सकती है, तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस मेहनत के साथ हम लगे हुए हैं, हमारी सरकार लगी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप देखिए बजट आने वाला है हरियाणा का, और माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग संस्थाओं के साथ मीटिंग करके उनके सुझाव लेने पे लगे हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? नेता विपक्ष होता है या विपक्ष के नेता जाकर के कोई सुझाव दे करके आए आज तक? आप बताइए मुझे, कोई भी नेता इनका कहे कि हमने ये सुझाव दिया है सरकार को? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देना, यही इन लोगों का काम है। गुजरातियों को, अरे भाई कोई कंपनी थी हरियाणा में, आज गुजरात की कंपनी हरियाणा में कर सकती है। हरियाणा की कंपनियां क्या बाहर काम नहीं करती हैं? हर जगह करती है, पूरा देश स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जाकर के काम कर सकता है। जो कमियां थी उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया, उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया, उसकी पेमेंट रोकी गई, बाद में जब उन्होंने दुरुस्त किया तो उनकी। ठीक है सुमित जी, मैं आप ही के पास आऊंगा वापस जो है। सुनील जी, आपकी बात को कंप्लीट कराऊंगा, चूंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है।
और ब्रेक के उस पार जो है लगातार मसला में निकाय चुनाव पर प्रदेश में क्या कुछ समीकरण बने हुए हैं और किन मुद्दों पर जो है निकाय चुनाव होने जा रहा है, इस पर लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है। और एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। सनातन धर्म की यशस्वी गाथा का बज उठा है बिगुल। संसार के सबसे बड़े मेले में जुटने का आप सभी को सादर आमंत्रण। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उतर चुका है सनातनी हिंदुओं का अथाह जन सैलाब। त्रिवेणी के तट पर धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम। ध्यानमग्न साधु सन्यासियों का मनोरम दृश्य और नागा साधुओं के विशेष आकर्षण के बीच हरि नाम का निरंतर सुमिरन। ऐसे दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र धारा के बीच डुबकी लगाने चले आइए प्रयागराज महाकुंभ, जहां आपके स्वागत में हम भी हैं तैयार। आपके प्रवास के लिए मेला परिसर में लग्जरी शिविरों की उत्तम व्यवस्था की गई है। हवन यज्ञशाला के साथ आप यहां महात्माओं का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। उनके श्रीमुख से मोक्षदायी समुद्र मंथन की कथा का रसवादन कर सकते हैं। संपन्न सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ आपके जलपान की उत्तम व्यवस्था की गई है। शुद्ध सात्विक और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके आप अवश्य ही तृप्ति का अनुभव करेंगे। तो क्या सोच रहे हैं, अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलें। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का हिस्सा बने। आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सुखद और सहज बनाने के लिए हम हैं तैयार। हमें अपनी सेवा का अवसर दें। बुकिंग के लिए कॉल करें। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। मसला में एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। और मसला में लगातार चर्चा निकाय चुनाव को लेकर। सवाल ये भी बना हुआ है कि निकाय चुनाव किसके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा, और सवाल यहां पर यह भी है कि इस अग्नि परीक्षा में जो है कौन सा दल जो है बाजी मारेगा। ऐसे में जो है बीजेपी अपने दावे अलग करती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के दावे अलग हैं, और ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी भी जो है लड़ाई को मजबूती लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। और ब्रेक से पहले जो है सुनील जी, मैं आपके पास था, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है सुमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं प्रतिक्रिया लेने के लिए। सुनील जी कंप्लीट कीजिए। वो जो मुद्दे ये हमारे साथी अभी यहाँ पे इस डिबेट में उठा रहे हैं, वही सारे मुद्दे तो इनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उठाए थे, वही मुद्दे विधानसभा चुनाव में थे, और वही जनता थी वोट देने वाली और इनकी बातों को सुनने वाली और समझने वाली। इनकी बातों को भी सुना, हमारी बातों को भी सुना, और देवतुल्य जनता ने अपना फैसला 2 बार सुनाया है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो है ये जो सवाल उठा रहे हैं, इनके पास कोई नया जो है सवाल नहीं है,
नई जो है कमियां नहीं है, नई खामियां नहीं गिना पा रहे, या फिर अपने वजूद को नहीं बता पा रहे? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, गौरव जी, मैंने कहा ये कोई कमियां नहीं है। कमियां तो ये निकाल रहे हैं ना, ये तो जनता जनार्दन तय करेगा कि ये कमियां है या क्या है। नहीं, आरोप लगा हमारी रहे हैं, उपलब्धियां देखी है, ये आरोप लगा रहे हैं। हमारी उपलब्धियां देखी, हमारी, इसका मतलब हमारे पास उपलब्धियां ज्यादा थी, इसलिए जनता ने हमें लगातार 3 बार आशीर्वाद दिया, सरकार चलाने का निर्देश दिया आदरणीय जनता ने, तो इसलिए तो हम सरकार में था। ये तो इनकी नकारात्मक राजनीति का परिणाम है कि ये खुद भी नकारात्मक राजनीति करते हैं और दूसरों पार्टियों में भी नकारात्मक चीजें देखते हैं, इसलिए इनकी दुर्गति हुई है। ये कोई और पार्टी दोषी नहीं है उस चीज के लिए। अब आप देखिए, इनके खुद के सीनियर विधायक हैं और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा है, प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के खुद कहा है कि हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्यों संगठन नहीं बन पाया आज तक। अरे कमाल करते हो, आप प्रदेश अध्यक्ष हो उस पार्टी के और आपको नहीं पता कि क्यों नहीं बन पाया संगठन? कौन जवाब देगा इस बात का? प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं प्रदेश प्रभारी बनाएंगे, प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे और फिर वो कहते हैं कि हाईकमान बताएगा। ये क्या मतलब यहाँ पे क्या खेल चल रहा है पार्टी का? और फिर ये दोष दूसरों पे देते हैं। इनके सीनियर नेता है कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी ने खुद ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनावों को लेकर के गंभीर नहीं है। आप ये उनका खुद का बयान है, कुलदीप शर्मा जी का बयान है कि पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के गंभीर नहीं है और सभी कांग्रेस के नेताओं को अपना अहंकार छोड़ करके, अपना स्वार्थ छोड़ करके पार्टी की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी समय निकल जाएगा, उनके नेता के शब्द है। समय भी निकल जाएगा वरना अगर देरी कर दी तो। ठीक है, मैंने पढ़ा उनका बयान जो है, उन्होंने क्या कुछ कहा। सुमित जी, आप प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे हैं काफी समय से, जो है आप जरा बोलिए आपकी तरफ से, क्योंकि सुनील जी लगातार कह रहे हैं कि नैरेटिव हमारा बिल्कुल क्लियर है और विजन भी हमारा क्लियर है, और जिस तरीके से जनता ने जो है हमें इतनी बार मैंडेट दिया है, तो इस बार भी जो जनता अपना मन बनाकर बैठी है। सुमित जी, और जिस तरीके से आपने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि आपकी नकारात्मकता वाली जो राजनीति है वो आप कर रहे हैं, सवाल आप पर आपने लोकसभा में भी वही उठाए थे, विधानसभा में भी वही उठाए, और इस बार निकाय चुनाव में भी वही सवाल लेकर आप सामने आ रहे हैं। सुमित जी, व्हाट्स योर टेक? आप मेरी पहले की पूरा का वर्जन सुनेंगे, उस वर्जन का एक भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं दिया। मैंने एनडीसी की बात करी, इन्होंने अपने वक्तव्य में एनडीसी का नाम नहीं दिया। मैंने गार्बेज टैक्स का बात किया, इन्होंने अपने वक्तव्य में गार्बेज टैक्स का नाम नहीं लिया। ये एक ही चीज कहते रहे, हमें लोकसभा में जीत गए, हम विधानसभा में जीत गए, ऐसे ही हम यहाँ जीत जाएंगे। भाई, हर चुनाव का नैरेटिव अलग होता है। लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो देश के अंदर एक तानाशाह के खिलाफ देश के लोगों ने चुनाव लड़ा। विधानसभा के अंदर जब चुनाव होता है तो लोग ये चेक करते हैं कि पिछले 10 साल से किसानों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, जो आप लोगों ने निहत्थे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करा, उसके ऊपर चुनाव हुआ। आपको बधाई, लोगों ने आपको वोट दिया, आपकी सरकार बना दी। जी, जब आप छोटी सरकार की बात करते हैं, छोटी सरकार के अंदर सर एक आम आदमी की दिनचर्या नगर पालिका से शुरू होती है। तो उसके घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर पालिका में जाना पड़ता है। भगवान ना करे उसके घर में कोई दुख तकलीफ आ जाए तो उसको काउंसिल के पास जाना पड़ता है, और 100 तरह की चीजें होती है जो आम आदमी अपनी नगर पालिकाओं में जाके काम करवाता है। मुझे एक काम बता दीजिए, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर पालिकाओं के लिए, नगर निगम के लिए कोई एक काम किया हो? मुझे आप ऐसी 5 नगर पालिकाएं बता दीजिए जो मुनाफे का बजट आपको देती हो। मुझे कोई एक ऐसा नगर निगम बता दीजिए, पिछले 10 साल में मनोहर की सरकार रही, अब तो नायब सरकार है, मुझे एक नगर निगम बता दीजिए जिसने मुनाफे का बजट दिया हो। मुझे ऐसे 5 पार्क बता दीजिए जिन पार्कों को आपने आधुनिकीकरण करके वहां पे आपने ओपन जिम लगाई हो। कोई मुझे एक अच्छा काम तो बता दो आपने जो छोटे लोगों के लिए, छोटी सरकारों के लिए किया हो। आप मुझे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आम आदमी पार्टी की नगर पालिकाएं हम लोग जीतेंगे, नगर परिषद जीतेंगे, एक कलम से एनडीसी को खत्म करने का काम करेंगे, गार्बेज टैक्स को बंद करने का काम करेंगे। अरे जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा आप लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ता, जो आप उन पे और टैक्स लगाते हो और अपना जेब भरने का काम करते हो। ये पी पब्लिक परेशान का जो आप लोगों ने बना रखा है, इसको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। एनडीसी को 0 करने का काम हम लोग करेंगे। आपका पहले के नगर निकाय मंत्री थे सुभाष सुधा जी,
उनके नगर में, अगर उनके नगर पालिका, उनकी धर्मपत्नी नगर पालिका की चेयरमैन रही है कम से कम 27 साल। मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूं उनके पूरे काले चिट्ठे के। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये थानेसर नगर पालिका की नगर परिषद का नक्शा है। गौरव जी, आपको इस बात की हैरानी होगी, इन लोगों ने क्या करा है? इन लोगों ने ये करा कि एक परिवार के सदस्यों की वोटों को उनके एड्रेस चेंज कर दिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। ए की धर्मपत्नी का नाम बी के घर में जोड़ दिया गया, बी को उसकी धर्मपत्नी बना दिया गया। ऐसे काम इन लोगों ने करे हैं। हाईकोर्ट के अंदर भी जब पिछली बार तमाम लोग वहां पर गए थे, तब इनसे जब जाहिर हुआ कि इन्होंने वार्ड बंदी के अंदर जो इन्होंने नाकामियां करी। वार्ड बंदी के अंदर मैं आपको बता देता हूं, एक रूल है, मैं रूल की कॉपी आपके बीच में लेकर बैठा हूं, क्योंकि हम लोग चर्चा पे बात करते हैं, हम मोदी करके अपने राजनीति की रोटियां नहीं सेकते हैं। मैं आपको बताता हूं, उसके अंदर एक रूल है, नगर निकाय चुनाव के अंदर 7 एक सेकंड में आपको बताता हूं। रूल नंबर 7 भी हरियाणा म्यूनिसिपैलिटी परिसीमन 1977 के अंदर ये चीज कही गई, अगर आप वार्ड बंदी करते हैं, एक वार्ड बंदी के अंदर अगर आपको दूसरे वार्ड में वोटें बढ़ानी है, अगर आपका एरिया बढ़ता है तो मैक्सिमम आप 10% ले लीजिए। पिछली बार इन लोगों ने 10 की जगह उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। माननीय कोर्ट ने यह कहा कि चलिए कोई बात नहीं, कई बार आपका एरिया ज्यादा होता है, आप 10 से बढ़ाकर 20% कर दीजिए। उन्होंने एडमेंडमेंट कर दिया, लेकिन इन्होंने करने का काम क्या करा मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 20% नहीं करा, इन्होंने 60% बढ़ाने का काम करा। जहां पे इनके लोग बैठे थे, इनके सत्ताधारी लोग बैठे थे, पूर्व नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा जी के सगे भाई मुकुंद लाल सुधा जी का, मैं पर्टिकुलर नाम ले रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, उनके वार्ड के अंदर महज 3000 वोट और साथ वाले वार्ड के अंदर 6000 से ज्यादा वोट। ये कैसा आवंटन है गौरव जी? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप अगर नगर पालिका का चुनाव लड़ने जाएंगे, आपके वार्ड के अंदर तो 2000 वोट है और 7 लाख के वार्ड से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, वहां पे 7000 वोट है। ये कैसा आप लोगों ने, ये कैसा नैरेटिव बना रखा है? ये जालसाजी करके, ये छीना झपटी करके और लोगों को बरगलाकर आप भले चुनाव जीत जाए, लेकिन हरियाणा की जनता इस बार आपके इस बहकावे में आने वाली नहीं है। वोटों के साथ आप लोगों ने हेरफेर करा। एक परिवार की 3 वोट, हमने तो हमेशा ये सुनने में आया कि आपने बूथ बदल दिया होगा। बूथ में समझ सकता हूं, लेकिन गौरव जी इन लोगों ने इस बार पोलिंग स्टेशन बदल रखे हैं। घर वाले की वोट अलग पोलिंग स्टेशन में, घर वाली की वोट अलग पोलिंग स्टेशन में, उनके बच्चों की वोट अलग पोलिंग स्टेशन में। एक घर के 3-3 बंटवारे करने का काम करके अगर ये कहते हैं कि कह रहे हैं आपको जो है जिस तरीके से जो है आपकी पार्टी जो है वोटों का हेरफेर करने का आरोप दिल्ली के अंदर भी लगा रही है और आप यहां पर भी जो है कह रहे हैं, इसके तथ्यों के साथ में कह रहे होंगे आप, जो है इसका जवाब तो सुनील जी देंगे, लेकिन और सुनील जी प्रतिक्रिया भी देंगे, क्या कुछ इस पर जो है उनकी रवैया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो है योगेश जी यहां पर इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। योगेश जी, ये तमाम सारी बातें यहां पर निकाय चुनाव को लेकर लगातार चलती हुई और जिस तरीके से आपने देखा कि सुनील जी लगातार आपसे जो है टारगेट कर रहे हैं और आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से संगठन की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को और जनता के बीच में जो मैसेज जो है कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसको कहीं न कहीं मजबूती के साथ नहीं कर पा रहे हैं। संगठन का भी जो है कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में यहां पर लीड होती हुई कुलदीप शर्मा जी का उन्होंने जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है वो भी मैंने पढ़ा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अहम से बाहर आना चाहिए, घमंड से बाहर निकलकर और जो है संगठन पर काम करना चाहिए, अदरवाइज ये समय है वो निकल जाएगा। योगेश जी, जहां तक सवाल हमारे संगठन का है, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। बेशक आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी देर हो चुकी है? बेशक आपकी पार्टी का जो है आंतरिक मामला है, इस पर कहीं न कहीं गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ में, चूंकि आपकी बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, विपक्ष में जो है आप लीड कर रहे हैं मजबूती के साथ में, और जब विपक्ष ही इस तरीके से जो है कमजोर अपने आप को प्रदर्शित करेगा तो किस तरीके की जो है तस्वीरें सामने आएंगी साहब? योगेश जी, आप मान लेते हमारे पास संगठन भी नहीं था, फिर भी लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और विधानसभा चुनाव में भी बराबर के हमने 39% वोट लिए।
केवल 0.60% का डिफरेंस रहा, जितना मेरे भाई सरकार बनाना वॉइस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करें। योगेश जी आपकी वॉइस जो है मुझे यहाँ तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको दुरुस्त कराया जाए। अगर आपकी तरफ से माइक वॉल्यूम अगर हाई है उसे म्यूट कर दें। ठीक है, मुझे लगता है अब शायद अब आपकी आवाज आ सकती है। हाँ बोले योगेश जी। यहाँ पर माफी के साथ में मुझे एक थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। सवाल आपसे ही निकल रहा है कि जिस तरीके से आपने कहा कि हम अच्छे मार्जिन के साथ में हमने वोट परसेंटेज हमने अच्छी ली, लेकिन साहब दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ आप ही के नेता और आप ही जो है कहते हैं कि देखिए झोल हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और एक तरफ कहते हैं कि आप हमें अच्छा देखिए वोट प्रतिशत मिला है। ये दोनों बातों का जो है फिर समझाएं थोड़ा सा स्पष्टीकरण। में जो गड़बड़ी हुई है वो एक अलग कारण है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पार्टी की हरियाणा में माहौल इतना जनता का इतना अच्छा था तो मैं खुद नायब सैनिक की कोई यकीन नहीं पा रहा आज भी कि वो प्रदेश मंत्री है। हर बार आपको बात फीलिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी आवाज में जो है काफी ग्लिचेस आ रही हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा योगेश जी, काफी महत्वपूर्ण सवाल थे, उसको दुरुस्त कराकर मैं वापस आपसे आता हूं प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन सुनील जी के पास मुझे रुक करना पड़ रहा है। सुनील जी, सुमित जी लगातार यहां पर जो है कहते हुए दिखाई दिए और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जो ना उन्होंने कुछ बातें रखी हैं तथ्यों के साथ में। वोट की जिस तरीके से आप उन्होंने बताया कि किस तरीके से देखिए ए और बी फैक्टर को समझाते हुए, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? हमारे भाई सुमित बड़े एग्रेसिव हो रहे थे अभी के, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया और मैं कह रहा हूं कि आपकी बातों का जवाब तो लगातार प्रदेश की देवतुल्य जनता देती आ रही है। मेरे जब आप 2,80,00,000 जनता के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो मेरे जवाब से थोड़ी ना आप संतुष्ट हो जाएंगे। आपका तो काम है ये नकारात्मक राजनीति करना, उन्हीं बातों को उठा के चलते रहना और फिर वही उसी लाइन पे अपनी राजनीति करना कि भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। ये कॉमन सी बातें हैं गौरव जी इन लोगों की, और ये सारी बातें भी प्रदेश की जनता और देश की जनता बखूबी समझ चुकी है कि ये इन लोगों ने राजनीति नकारात्मक करनी है। यही बातें इनकी रहती हैं हमेशा। और जो ये मेरे भाई कागज उठा के लाए हैं, अरे रखो भाई, अरे रखिए मैं देता हूं ना जवाब, आप रुको सुनने की क्षमता रखो मेरे भाई। सुनिए मैं बताता हूं आपको, सुनिए। अब इन्होंने कहा कि जो भी वार्ड बंदी थी वो एक वार्ड में तो 7,000 वोट, एक में 30,000 वोट, तो ये वार्ड बंदी अगर गलत थी तो माननीय न्यायालय ने क्यों उसको उचित ठहराया? क्यों वो वहां पे क्या और ये काम करना क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम थोड़ी ना है गौरव जी। ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, प्रशासन ये काम करता है सारा। प्रशासन ने जो काम किया उसको आगे बढ़ाया पार्टी ने। अब बताइए उसमें पार्टी का कहां से रोल आ गया? ये मेरे भाई बड़े हताश है, निराश है। ये राजनीतिक दल में और सरकार में जब फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे कि प्रशासन प्रशासनिक कार्य करता है और राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, तो जब ये इतना ही फर्क नहीं यहाँ पे तय कर पा रहे हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट ये स्टूडियो में ही नहीं कर पा रहे हैं इतनी तैयारी के साथ आने के बाद भी, तो जनता में जाने का क्या हाल होता होगा इनका? जनता में जाने के बाद आप खुद देख लीजिए। बताओ मैं क्या जवाब दूं इनकी बातों का? देश की जनता जवाब दे चुकी है, प्रदेश की जनता बार बार जवाब दे चुकी है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि इनका टारगेट है सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। 1977 का एक्ट लागू करवा दो, हम चुप हो जाएंगे। आप रूल नंबर 7 भी 1977 का जो हरियाणा म्यूनिसिपल कमेटी का जो परिसीमन है वो लागू करवा दो, हम चुप हो जाएंगे। क्यों नहीं करवाते लागू?
अरे हो 20% के साथ अरे सुमित जी जनता ने आपको नकार दिया है। रूल की कॉपी सुमित जी आपको जनता ने नकार दिया, आपकी बातों को नकार दिया, तो आपके कहने से लागू नहीं होगा। आपके कहने से लागू नहीं होगा, वो लागू होगा जब प्रदेश की जनता चाहेगी, जब उचित समय आएगा। अच्छा ये बताओ, एनडीसी बंद करोगे या नहीं करोगे? काम नहीं किए होते तो एनडीसी बंद करोगे नहीं करोगे? हमें पता, एनडीसी बंद करोगे नहीं करोगे? हमारी सरकार को पता है। एनडीसी बंद करोगे नहीं करोगे? एनडीसी बंद करोगे नहीं करोगे? एनडीसी में जवाब लोग तो बिल्कुल ही राजनीतिक नकारे हुए लोग इनके पुराने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष शिवाजी ने कहा था एनडीसी नहीं लगेगी, एनडीसी लग रही है, एनडीसी बंद कराओ। एक भी एनडीसी बंद हुई या नहीं हुई है बताओ? नहीं समझा तो आप अरे सर एनडीसी क्यों नहीं बंद हुई है बताओ, क्या दिक्कत है? मुद्दों को आपस में बांटने वाली, भिड़ाने वाली बातों को आप उठाते रहिए जनता के बीच में। जनता उन बातों को समझ चुकी है, तो आपका भला तो भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही कोशिश नहीं कर रहे हो आप भला करने के लिए, अपने संगठन का भला करने के लिए। अभी आ रहे हैं चुनाव, पहले पूर्व में राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था एनडीसी नहीं लगेगी हरियाणा के अंदर। मुझे बताओ हरियाणा का कोई एक रजिस्ट्री मुझे बताओ कि एनडीसी के बिना हुई हो। टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हो सर आप। एनडीसी बंद करोगे नहीं करोगे? ठीक, एनडीसी हम लोग बंद करेंगे। बताइए आप लोग कब करोगे? आपने तो घोषणा भी कर दी थी। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा हरियाणा में निकाय चुनाव किस तरीके से, चुके टेक्निकल ग्लिचेस यहां पर आ रही हैं। एक फाइनल कमेंट जो है, मैं योगेश जी आपके पास आ रहा हूं। योगेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 वरुण जी, जिस तरीके से जो है आपने कहा था कि देखिए हमारी पार्टी, जी जी सुमित जी मैं आपके पास आऊंगा, सुमित जी मैं आपके पास लौटूंगा। यहां पर सवाल ये भी उठ रहे थे कि आपका संगठन और कुलदीप शर्मा जी का बयान, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें जनता जनार्दन ने अच्छे तरीके से मत दिया, लेकिन तीसरी तरफ जो है आपका रुख एक साथ यूटर्न लेता है और आप जो है ईवीएम पर आ जाते हैं। उसको लेकर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरीके से निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है गहमा गहमी होती है और उसको जनता तक जो है पारदर्शिता के साथ में पहुंचाया जाता है, एंड देन जनता जब डिसाइड करती है, लेकिन कहीं न कहीं यहां पर सुनील जी कह रहे हैं कि जनता मन बनाकर बैठी है। योगी जी क्या कहना चाहेंगे? एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। मैं समझता हूँ समय हो गया है। ठीक है, टेक्निकल ग्लिचेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपकी माफी के साथ जो है आप सभी लोगों का शुक्रिया करना पड़ रहा है। और सुनील जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेश जी आपका भी, और सुमित हिंदुस्तानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो है चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही बना हुआ है निकाय चुनाव को लेकर कि किसके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।